नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के प्रश्न, जो दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, आज की हम लोग वीडियो शुरू करते हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, सेल्यूलोज भीति किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? दोस्तों, प्रश्न है कि सेल्यूलोज भीति किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे पादप यानी कि पौधा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सेल्यूलोज भीति किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे पादप के कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप अर्थात पौधा के कोशिकाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण कितना बराबर होता है, कितने का बराबर होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका मान क्या होता है? बल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर कितना होता है दोस्तों? बल होता है। आप सभी याद रखेंगे बल का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है? दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों अपेक्षिक घनत्व का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अपेक्षिक घनत्व का दोस्तों इकाई नहीं होता है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पास्कल की एसआई इकाई है। दोस्तों, बताने कि पास्कल की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? पास्कल किसकी एसआई इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे दाब की। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पास्कल किसकी इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे दाब की एसआई इकाई होती है पास्कल। आप सभी को पता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? दोस्तों, बताने हैं कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का वह कौन सा बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे आकर्षित करती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा वजन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। दोस्तों, शरीर का वह कौन सा बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे आकर्षित करती है? तो वह है शरीर का वजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी हो जाती है? दोस्तों, प्रश्न है कि दृढ़ ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है ये किसके कारण मोटी हो जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे लिग्निन के कारण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, जो दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है ये लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन बी लिग्निन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियां किस अंग की भित्ति में उपस्थित होती है? दोस्तों, बताने कि जठर ग्रंथियां किस अंग की भित्ति में मौजूद होती है, उपस्थित होती है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अमाशय। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, जठर ग्रंथियां हमारे अमाशय की भित्ति में उपस्थित होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर किस वोल्ट की इकाई में व्यक्त किया जाता है? दोस्तों, प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है कि आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर किस वोल्ट की इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 kWh कितने जूल के बराबर होता है। दोस्तों प्रश्न है कि 1 kWh कितने जूल के बराबर होता है। आप लोग दोस्तों इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप सभी को पता होगा तो आप लोग हमें कमेंट दोस्तों जरूर करेंगे। आप सभी इतना काम जरूर करेंगे कि इसका जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवहनी पादप है। दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा एक संवहनी पादप है, तो आप लोग याद रखेंगे मार्सिलिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मार्सिलिया दोस्तों क्या है, एक संवहनी पादप है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का वह भाग जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है कि डीएनए का वह कौन सा भाग है जो कि एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे उसे जीन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जीन दोस्तों जो कि डीएनए का एक भाग है, ये क्या करता है, हमें प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। जीन आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आप सभी को एक पॉइंट बता देते हैं कि जीन शब्द का जो प्रयोग है ये सर्वप्रथम जोहानसन ने की थी। किन्होंने की थी, जोहानसन ने। कब, तो 1909 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने 1909 ईस्वी में दोस्तों किए थे। और जीन क्या है, डीएनए का एक भाग है जो हमें प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप उन जीवों को किस जीव जगत यानी कि किंगडम में रखेंगे जिनके केंद्रक या कोशिकांग परिभाषित नहीं है। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न है कि आप उन जीवों को किस जीव जगत में यानी कि किस किंगडम में रखेंगे जिनके केंद्रक या कोशिकांग अभी तक परिभाषित नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, उन जीवों को रखा जाएगा मोनेरा में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, मोनेरा जगत में रखा जाएगा उन जीवों को जिनके केंद्रक या फिर कोशिकांग परिभाषित नहीं है। किस जगत में रखा जाएगा दोस्तों, मोनेरा जगत में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान करें। दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा तत्व अधातु है। तो दोस्तों क्लोरीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्लोरीन क्या है, अधातु है। ऑब्वियसली इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूहा मारने की दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जिंक फॉस्फाइड का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चूहा मारने की दवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक फॉस्फाइड का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होता है। दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होता है, यानी कि दोस्तों एक दूसरे से क्या होता है, संचारित होता है यौन संपर्क से। तो आप लोग याद रखेंगे वो बीमारी है एड्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। एड्स दोस्तों एक विषाणु जनित रोग है और यह यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर एड्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा। दोस्तों बताने कि एक समान जो वेग से कोई वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, उसका त्वरण होगा शून्य यानी कि जीरो। जी हाँ दोस्तों, एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण कितना होगा, शून्य होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु संरचना का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। दोस्तों परमाणु संरचना का सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दी थी।
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 1803 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दोस्तों 1803 ईस्वी में परमाणु संरचना का सिद्धांत इन्होंने दिए थे। आप सभी याद रखेंगे, सन 1803 ईस्वी में। वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किन्हें माना जाता है? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले को माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, मोसले आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं दोस्तों। इन्होंने 1913 ईस्वी में इसे प्रस्तुत किया था। यह भी आप लोग याद रखेंगे, सन 1913 ईस्वी में मोसले ने दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की प्रस्तुत की थी। आप सभी याद रखेंगे, 1913 ईस्वी में मोसले के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, लेड यानी कि सीसा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इनमें से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट को विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? तो आप लोग याद रखेंगे, लेड। लेड क्या करेगी? कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नरम वस्तुएं अधिक मात्रा में सोखती हैं। दोस्तों बताने हैं कि जो नरम वस्तुएं होती हैं अधिक मात्रा में क्या सोखती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, ध्वनि ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नरम वस्तुएं अधिक मात्रा में ध्वनि ऊर्जा सोखती हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों बताने हैं कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे, वोल्ट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन डी वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद क्या बनता है? दोस्तों बताने हैं कि निषेचन के बाद क्या बनता है? तो आप लोग याद रखेंगे, युग्मज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निषेचन के बाद क्या बनता है? तो युग्मज बनता है। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि निम्नलिखित कारण से उत्पन्न होती है। दोस्तों बताने हैं कि ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है, इनमें से वो कौन सा कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे, वस्तु के कंपन से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ध्वनि वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है, वस्तु के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नारियल का बाहरी आवरण किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? दोस्तों प्रश्न है कि जो नारियल का बाहरी आवरण होता है, यानी कि जो नारियल का खोल होता है, ये किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दृढ़ उत्तक से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों जो नारियल का बाहरी आवरण है, ये दृढ़ उत्तक से बना होता है, यानी कि स्क्लेरन काइमा से बना होता है। आप लोग याद रखेंगे, दृढ़ उत्तक को अंग्रेजी में स्क्लेरन काइमा कहा जाता है। और इसी से दोस्तों नारियल का जो बाहरी आवरण है, यानी कि जो नारियल का खोल है, वो बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा अलैंगिक रूप से जनन के लिए विशेषीकृत होता है? दोस्तों प्रश्न है कि पौधे का कौन सा हिस्सा अलैंगिक रूप से क्या होता है? जनन के लिए विशेष होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा तना। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, तना जो है पौधे का हिस्सा है और यह अलैंगिक रूप से जनन के लिए विशेषीकृत होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? तना यानी कि अस्टियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। दोस्तों बतानी है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, ये आमतौर पर कैसे होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, बेसिक होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर दोस्तों बेसिक होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैर धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं। अब बतानी है कि गैर धातुओं के, यानी कि जो धातु नहीं है, उनके ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों गैर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, ये आमतौर पर अम्लीय होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोनों प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं और गैर धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। दोनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
न्यूटन के गति के दूसरे नियम को भी कहा जाता है। दोस्तों बताने कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम को और क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा संवेग में परिवर्तन के बारे में वर्णन करता है। जी हाँ दोस्तों, क्या करता है? संवेग में परिवर्तन के बारे में वर्णन करता है न्यूटन के गति के दूसरा नियम। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन के बारे में वर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रणोद यानी कि थ्रस्ट एसआई इकाई क्या होती है? प्रणोद की एसआई इकाई दोस्तों बतानी है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रणोद की एसआई इकाई होती है न्यूटन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रणोद की एसआई इकाई क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे न्यूटन होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे प्रणोद की एसआई इकाई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईटी चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा, प्रश्न का लेवल कैसा था, और कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो आप लोग दोस्तों उसका भी जरूर हमें कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।